4 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, 4 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये जो पावर है शुड बी 0। ठीक है, ऑब्वियस है इस पावर को हमें 0 करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे देखो क्या मिली, 3r इक्वल टू 28 और r की वैल्यू आ गई 28/3। बेटा क्या ये पॉसिबल है कि r की वैल्यू नॉन इंटीजर? यस और नो? क्या r की वैल्यू नॉन इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं है, r तो होल नंबर होना चाहिए ना, नेचुरल होना चाहिए या फिर होल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकला, r तो इंटीजर आया ही नहीं है। और याद रखना जब तक r इंटीजर नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात एक चीज, क्योंकि हमने एक जनरल टर्म निकाला है कुछ ना कुछ, 14 से r करके कुछ ना कुछ एक जनरल टर्म में निकाला है। तो जब तक r इंटीजर नहीं आएगा तो ऑब्वियस है टर्म भी नहीं आएगा। सही बात है क्या? तो बेटा इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि मैं टर्म तो कोई निकाल ही नहीं सकता क्योंकि r इंटीजर है ही नहीं। इसका क्या मीनिंग है बेटा, बताओ जरा। देखो r की वैल्यू इंटीजर नहीं आई है तो ऑब्वियस है आई कैन नॉट फाइंड एनी टर्म। अगर r 5 आ जाता तो हमें 6 टर्म आ जाता है, इसका मतलब है ना। r 7 आ जाता तो 8 टर्म निकाल लेता है। इसका मीनिंग है देयर इज नो टर्म, यस, नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बिल्कुल सही है, देयर इज नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। समझ गए मेरी बात? मतलब ऐसा एक भी टर्म नहीं है जो किसके इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के। अच्छा बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, तो बेटा आप इस एक्सपेंशन को एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 5 तक ही लिया है। आप इसके जितने भी टर्म निकलेंगे ना 6 के 6, याद रखना 6 के 6 जो भी टर्म निकलेंगे उन सब में एक्स होगा, उन सब में क्या होगा, एक्स होगा, एक्स प्रेजेंट होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसी को हम बोलते हैं कि इसमें एक भी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब हर एक टर्म में क्या है, एक्स है, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। जबकि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। कौन सा, लास्ट वाला सबसे। तो बेटा ये क्लियर है मेरी बात या नहीं है, बोलो यस या नो, बोलो जल्दी से। ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म मिलेगा। ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्वेश्चन में ना पावर अलग लेनी थी, एक्चुअल में 14 ले लिया मैंने गलती से, बट चलो कोई नहीं, उससे हमारे एक कंसेप्ट भी तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो ना, उसी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना सेम, और उस पर पावर ना 16 लिख लेना, तो आपका एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। और मैं बता देता हूँ आंसर, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा वो फिफ्थ टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा बेटा, फिफ्थ टर्म, यानी आर की वैल्यू 4 आएगी। तो इसको आप होमवर्क से कर लोगे। क्या कर लोगे नहीं कर लोगे, बोलो जल्दी से, यस या नो, कर लोगे बेटा इसे? फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ मैं। ठीक है, आंसर भी बता दिया मैंने, R4 आएगा। ठीक है, R4 आएगा, नहीं टर्म फिफ्थ आएगा, निकालना भी पड़ता है फिफ्थ, ऐसे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बताना पड़ता है कि फिफ्थ टर्म है, एट्थ टर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको फाइंड भी करना पड़ता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, जनरल टर्म में आता ही है। अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो R की जगह 4 डाल दूंगा बस। ठीक है, ओके नेक्स्ट कंसेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट से तो आप वैसे भी पता ही है आपको बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताना जरा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, रिप्लाई करो। अरे इस वाले टर्म में बोल रहा हूँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है,
एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, ठीक है, तो इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। अब मुझे निकालना है ना एक्स की पावर n का कोफिशिएंट। अच्छा मैंने क्या किया, कोई भी मेरे पास एक एक्सपेंशन था, समझना फिर से, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जैसे ही क्वेश्चन है, लास्ट में चेंज होगा बस, और तुम जान ही गए होगे मेरे को करना क्या है। इसका मैंने जनरल टर्म लिखा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r है ना, ये जनरल टर्म हो गया इसका। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, आगे लिख लिया इन दोनों को। अब सब कुछ डिपेंड करता है x वाले टर्म पे। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर मुझे इफ आई वांट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो आप क्या करोगे? अगर इस वाली एक्सपेंशन में मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या करोगे इसमें, बताओ जरा। मुझे x की पावर 5 बनाना है इसे, तभी तो ये कोफिशिएंट बन पाएगा उसका। मुझे अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है, देन व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सप्रेशन, बोलो जल्दी से। हेलो, एन माइनस आर को 5 डाल लोगे, सिंपल सी बात है। एन माइनस आर को क्या डाल लोगे, 5 डाल लोगे। तो जैसे 5 डालोगे एक्स की पावर 5 बन जाएगा और ये कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे। सही है क्या? अच्छा तो ये वैसे ही तो हो गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में मैं इसको 0 डालता, सही बात है क्या? और कोफिशिएंट के लिए जो भी तुम्हें चाहिए, भाई 5 का चाहिए तो 5 डाल लो, कोई कहेगा मुझे 10 का चाहिए तो 10 डाल लो। बट ये भी बात है उसमें होना भी चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा है कि ये वैल्यू अपने आप बता देगी, गलत बता देगी अपने आप को, कि उसका मतलब समझ जाना उसमें ऐसा कोई टर्म था ही नहीं, मतलब ऐसा कोई कोफिशिएंट था ही नहीं। अगर जैसे आर की वैल्यू कुछ आ गई, इंटीजर नहीं आई, 3/2 आ गई, तो आप अपने माइंड में समझ जाना कि इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं था जिसमें एक्स के बाहर 5 का कोफिशिएंट 1 था, या आर नेगेटिव आ गया गलती से। तो ये आप समझ जाओ अपने माइंड में कि देयर विल बी नो एनी टर्म विच यू वांट, ठीक है, लाइक कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं इसमें, सेम फंडा है दोनों का। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 3 इन, सीरीज से ले रहा हूँ, एक्स प्लस 2 की पावर 8। तो मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर 3 का निकालना है, विदाउट एक्सपेंड करके निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म निकाल लूंगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे, चलो ये कोफिशिएंट बन जाएगा। अच्छा आपको क्या करना है बेटा, किसका कोफिशिएंट चाहिए, 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं क्या करूं बेटा, 8 माइनस आर को किसके इक्वल करूं, बोलो जल्दी से। 8 माइनस आर को किसके इक्वल करूं, 3 के इक्वल करूं, बिल्कुल सही है। तो अगर मैंने इसको 3 के इक्वल कर दिया, तो बेटा आर की वैल्यू क्या आ गई, तो आपने बोला सर 5 आ गई, बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या करो, इस आर को उठा के यहाँ डाल दो, तो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। मतलब सिर्फ इससे हमें मतलब है, ये अपना कोफिशिएंट बन जाएगा। तो ये 6 हो गया, 8 से 5 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, है ना, 8 - 5। तो बेटा ये अपना कोफिशिएंट बन गया, बोलो यस या नो, क्या यही अपना कोफिशिएंट है? तो ये अपना कोफिशिएंट हो गया, सही है। समझे फंडा, समझे क्या कॉन्सेप्ट, समझे सारे बच्चे। एक टिपिकल सा ले लें क्या, एक टिपिकल ले लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट तुम समझ ही गए होंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करूंगा इसे क्योंकि, अच्छा वो ऐसा भी पूछ सकता था कि विच टर्म, ऐसा भी बोल सकता है विच टर्म गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बेटा कौन से टर्म ने दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, विच टर्म गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? 6 टर्म ने दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, फाइंड द
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो सेम कॉन्सेप्ट है, जनरल टर्म निकालो। ठीक है, तो मैंने बोला था कांस्टेंट को पहले ही अलग कर लो, कांस्टेंट को अलग कर लो इसमें भी और इसमें भी, ये हमेशा याद रहे सबको। कांस्टेंट को अलग कर लो, वेरिएबल को अलग कर लो और कांस्टेंट को आगे लिख लो। ये 2r हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है आपने इसको ही 4 डाल दिया, गलत हो जाएगा भाई। नीचे भी x बैठा हुआ है, पहले कलेक्ट करो सबको, और ऊपर वाला तो वैसे वैल्यू तो देने नहीं वाला। ठीक है, तो बेस से हम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा, ये जो है। देखते हैं आता नहीं आता, वो डिपेंड करता है, बट अगर मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है तो ये अपना हो गया। ठीक है, अब इसे किसका कोफिशिएंट चाहिए हमें? 4 का है ना, x के बार 4 का। तो 4 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, आप क्या करोगे? 10 माइनस 3r को 4 डाल दोगे। सही है, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 3r, दैट इज 6। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2। अब इस r2 को यहाँ डाल दो, बस ये कोफिशिएंट बन गया। तो हो गया 10c2, यानी कि t3 टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा। 10 माइनस 2 8। बोलो क्लियर है सबको क्या? ये कोफिशिएंट बन गया। अभी डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में वो सॉल्व करके दे रहा है तो देख लेना आंसर में, ऑप्शन में, अदरवाइज आंसर है। बोलो बेटा क्लियर है क्या बात सबको? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कराया जाए इस पे ना। आई थिंक समझ आ रहा है सबको। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, क्रैश कोर्स में तो बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें मैं ज़्यादा तुम्हारे रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगा तुम्हारे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 इन x प्लस वाई की पावर 9। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही टर्म का कोफिशिएंट निकाल लेते। मान लो x की पावर 6 का तो 6 का, y की पावर 3 का तो सिर्फ y की पावर 3 का, बट यहाँ पे दोनों का निकालना है। ऑब्वियस है, आएगा भी, क्योंकि x प्लस वाई लिखा है, तो दोनों टर्म का भी आ सकता है। ऑब्वियस है ना, जैसे आपने कभी इसको एक्सपेंड किया, मान लो 3 को ले लेते हैं ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, तो a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और मैं आपसे बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो ऑब्वियस है आपका आंसर आएगा 3। सर 3 होगा। तो वैसे ही पूछा जाता है एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 3 का कोफिशिएंट इसके अंदर, तो उसकी क्या टेक्निक है? टेक्निक तो भाई सेम है, निकालना आपको जनरल टर्म ही पड़ेगा। ठीक है, चलो जनरल टर्म निकालते हैं पहले, फिर बताता हूँ टेक्निक क्या है। आप खुद समझ गए होंगे वैसे तो, करना क्या पड़ेगा। टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 का, इसका कोफिशिएंट चाहिए। तो बेटा इसको 6 भी बनाना है और इसको 3 भी बनाना है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी एक को पकड़ लो जो आपको मन पसंद है। जिसको आपको x पसंद है तो x को पकड़ लो, y पसंद है तो y को पकड़ लो, उसी की वैल्यू डाल दो। अब किसी को y पसंद है तो वो देखेगा y की पावर क्या है 3, तो इसको 3 बनाना है, तो वो r की जगह डायरेक्ट 3 डाल देगा। ठीक है, बट किसी को x पसंद है, x की पावर यहाँ पे क्या है 9 माइनस आर, यहाँ पे क्या है 6 है, तो वो 6 के इक्वल कर देगा, तो भी 3 आएगा। ठीक है, आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 आएगा। तो जैसे मैं आर की वैल्यू डालूंगा तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा 9c3, और एक्स की पावर कितना 6 बन जाएगा, जैसे 3 डालूंगा, और ये वाई 3 बन जाएगा।
तो बेटा कोफिशिएंट कौन आ गया, 9C3 आ गया, ये अपना कोफिशिएंट आ गया। सही है, क्लियर है कि ये बात सबको, बोलो। ये खुद कर लेना भाई, ठीक है। a⁵ का कोफिशिएंट निकालना है इन, इसको लिख लो, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को, बोलो जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो आप सबको पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, NC0, NC1, NC2, NCn आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये ऑलरेडी सबको पता है। अच्छा, मैंने आपको एक्सपेंशन, जैसे मान लो मेरे को इसको एक्सपेंड करना है, ध्यान सुनना, x प्लस, सॉरी 1 + x⁴ है, इसको मुझे एक्सपेंड करना है। तो आप बोलोगे सर लिखो आप NC0 1 वैसे 1 आप लिखो ही ना तो ही बढ़िया है, मैंने कोई नहीं यार लिख देते हैं, ये मैंने आपको सिखाई थी वाली एक्सपेंशन है ना। कभी भी आगे 1 हो ना तो ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस पीछे पीछे वाला लिखते जाओ, ये आप समझ गए होंगे। बोलो ये चीज याद है तुम्हें या भूल गए? जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1 पे तो कोई भी पावर आए, अगर मैं यहाँ लिख भी दूं n-1 1 की पावर, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसे, 1 की तो कोई भी पावर लिखो 1 ही रहेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अच्छा तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। NC0, दूसरा NC1x, NC2x², NC3x³, ऐसे चलता रहेगा ये, NCn x⁴n। सही है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए क्या, NC0 मतलब सम चाहिए मुझे। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एक मिनट रब कर दूं से, एक मिनट, मुझे चाहिए बेटा सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इट मीन मुझे ये चाहिए बेटा NC0 NC1, है ना, यही सम है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, NCm। तो बेटा इसमें मैं ऐसा क्या करूं इस वाली एक्सप्रेशन में कि ये ऐसा बन जाए, बोलो जरा सोच के, इसमें मैं ऐसा क्या कर दूं कि बेटा ये ऐसा बन जाए, सोचो, है ना, मतलब ये सम में आ जाए सारा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ NC0 चाहिए, NC1 चाहिए, NC2 चाहिए, NC3 चाहिए। तो इसमें ऐसा मैं क्या करूं कि ऐसा कुछ बन जाए, मतलब क्या हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, अच्छा है बहुत, ठीक है, यस एक्स को हटाना पड़ेगा, और एक्स हटेगा कैसा, मुझे मतलब इसके थ्रू ये बनाना है, हाँ इसके थ्रू बेटा मुझे ये बनाना है, ठीक है, तुमने बोला एक्स को हटाना है, बट इस तरीके से हटाओगे कि ये बनना चाहिए मेरे पास। तो ऑब्वियस है, एक बच्चा बोलेगा सर एक्स की जगह 1 डाल दो, एक्स की जगह डाल दो बेटा 1 डाल दो, खत्म। एक्स की जगह जैसे आप 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, ये आ जाएगा NC0 NC1 NC2 अप टू NCn। इसका मतलब जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो 2 की पावर n होता है। बोलो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, यस या नो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई भाई, क्लियर है वाली बात सबको क्या?
ठीक है, यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, सॉरी 2 की पावर n होता है, कितना होता है, बट एक कंडीशन है भाई, याद से सुनना, कंडीशन है 0 से स्टार्ट होना चाहिए और n पे ही खत्म होना चाहिए, तब 2 की पावर n लिखोगे तुम। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे बोला कि 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। तो आपने बोला क्या 0 से स्टार्ट है, कह रहा बिल्कुल है, क्या 5 पे खत्म है, तो बिल्कुल है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 5, क्योंकि n की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, तो 32 आ जाएगा इसका सम, यानी इस पूरे का सम कितना आ जाएगा बेटा 32। बोलो ये चीज क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है, बट कोई ऐसा ना बोल दे भाई कल को 10C0, 10C1 और लिख दे बस 10C7 तक, और उसको बोल दे कि भाई 2 की पावर 10, तो बट ये गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि ये तो 10 तक गया ही नहीं, इसको तो 10 तक जाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। सही है, तो पहली प्रॉपर्टी याद हुई सबको, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2 की पावर n होता है, कंडीशन है 0 से स्टार्ट होना चाहिए, n पे खत्म होना चाहिए। सही है, अच्छा पहली चीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी सिखाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा, यहाँ पे जहां मैंने x की जगह 1 डाला है ना, मैं -1 डालूंगा, ठीक है, चलो एक बार लिखना पड़ेगा, बट फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं x की जगह -1 डालूंगा, -1 डालो, जैसे मैं -1 डालूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ये देखो जैसे -1 डालूंगा तो ऑड पे नेगेटिव देगा ये, और इवन पे पॉजिटिव देगा, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ ये नेगेटिव साइन देगा, यहाँ ये पॉजिटिव देगा, फिर नेगेटिव देगा, फिर पॉजिटिव देगा, ऐसा चलेगा, ठीक है, और ये चलता जाएगा, है ना। लास्ट तक हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें एन नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बस। याद रखना बेटा इसमें लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा जाता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है ना। जैसे -1 की पावर n लिख भी दूँ, चलो ठीक है लिख दूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, बट जनरली लिखते नहीं उसे, ठीक है। अच्छा आप देखो यार ध्यान से, अब यहाँ से मुझे क्या समझ आया, ये तो 0 हो गया सर, ठीक है, ये NC0 हो गया, ये NC1 हो गया, ये NC2 हो गया, माइनस NC3 हो गया, प्लस NC4 हो गए, ऐसे चले जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और आ गई हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी आ गई, ऑल्टरनेट प्लस माइनस अगर हम लें, मतलब NC0 से स्टार्ट है फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा लें तो उनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए बेटा ये 5C0 माइनस 5C1 प्लस 5C2 माइनस 5C3 प्लस 5C4 माइनस 5C5, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो यस या नो, जल्दी से बोलो। ठीक है, थोड़ा समझते हैं ना, थोड़ा सा फास्ट तो चलना पड़ेगा क्योंकि कल पेपर भी है इसका, ठीक है, और मैंने अच्छा खासा पेपर बनाया है इसका, ठीक है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा है बाइनोमियल वो अच्छे से हिट करेगा क्वेश्चन को, और साथ में एल हॉस्पिटल तुम कर ही लोगे, वो तो ईजी बन गया तुम्हारे सामने अब, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ। अच्छा एक प्रॉपर्टी और सीखते हैं, ठीक है, इसका मतलब मैं यहीं से एक प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूँ। देखो जितने भी नेगेटिव वाले टर्म है ना, उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, यानी NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डैश 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 इक्वल किसके आ जाएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डैश डैश डैश। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं, ये ऑड हैं सारे, ठीक है, ये सारे ऑड हैं, ये सारे क्या है, इवन है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसी को क्या हम बोलते हैं, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका मतलब बेटा ये एक प्रॉपर्टी और बन गई है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों इक्वल होते हैं। यहां से मैं बोल सकता हूं सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ ऑड
बाइनोमियल कोफिशिएंट। बोलो मानते हो इस बात को मेरी? जितना इवन का सम होगा उतना ही ऑड का सम होगा। बोलो यस या नो। हेलो, थक गए क्या? जितना इवन का सम होता है बेटा उतना ही ऑड का होता है सम। इसका क्या मतलब है आप पूछोगे तुम? मैंने बोला, बट याद रखना नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी 6 टर्म होंगे, यहाँ पे भी 6 टर्म होंगे। ये बात भाई बिल्कुल गलत है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ 5 हो और यहाँ पे 6 हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यस उनका सम इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है सर? तो छोटा सा एक्सपेंशन मैंने ले लिया। मान लो मेरे पास 5 से 0 है, 5 से 1 है, 5 से 2 है, ऐसे ही 5 से 5 है। तो ये तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो इसे चाहो तो। पहले मैं इवन को लिख लेता हूँ। तो इवन में तो 3 ही टर्म आएंगे, ऑड में 1, 3 और 5, इसमें भी 3 आएंगे। तो ये इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। अभी तुक्के में इसलिए फिट होगा कि उसमें 6 टर्म है, इसलिए 3 3 इक्वल हो गए। बट अगर ऑड होते तो फिट नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ 7 से स्टार्ट करता हूँ, नहीं 7 वाले में तो 8 आएंगे, 8 से करते हैं, 8 वाले में 9 आएंगे। तो 8 से 0, 8 से 2, 8 से 4, 8 से 6 और 8 से 8। किसको लोग है? 8 से 1, 8 से 3, 8 से 5 और 8 से 7। देखो यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है बेटा? 4 ही है। और यहाँ पे कितने बेटा? 5 है। बट दोनों का सम इक्वल होगा, ये गारंटी है। घर पे ट्राई कर लेना इसे, समझ रहे हो मेरी बात? इसे तुम घर पे ट्राई कर लेना, दोनों का सम इक्वल आएगा। तो मैंने बोला इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम और बाइनोमियल कोएफिशिएंट के इक्वल आता है। आपने बोला सर बिल्कुल आता है। बट कोई अपने माइंड में ये ना बैठा ले कि यहाँ भी 6 टर्म होंगे, यहाँ भी 6 टर्म होंगे। वो भाई गलत बात है बिल्कुल ही। वो इवन के लिए सही होता है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो फिट बैठेगा, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो फिट नहीं होगा। किसी में कम होगा, किसी में एक ज्यादा होगा। बोलो ये चीज क्लियर है सारे बच्चों को? रिप्लाई करो। तो मैंने 3 प्रॉपर्टी, अब एक प्रॉपर्टी और बना रहा हूं मैं इसके बाद, ठीक है? ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। मन में कुछ भी वो ना बनाए भाई, बिल्कुल मिथ, ठीक है? मैथ सही है। चलो, अब मैं एक प्रॉपर्टी बना के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 अप टू NCN क्या होता है? 2 की पावर n। आपने बोला सर बिल्कुल सही है। अब मैं करता हूँ ना, E1 को अलग लिख लेता हूँ, E1 को अलग लिख लेता हूँ। और ये चलता जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं n कहाँ है, ठीक है? प्लस ऑड को अलग लिख लेता हूँ, कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है? अब एक बात आप मानते हैं क्या, जो ऑड का सम है क्या वही इवन का सम होगा? यस या नो? जो ऑड का सम होगा क्या वही इवन का सम होगा? यस या नो, जल्दी से बोलो। यस बिल्कुल होगा। अगर ये 10 आएगा तो बेटा ये भी 10 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस पूरे हुए मान लेता हूँ x। तो बेटा आपने अगर इसको x माना तो इसको भी x मानना पड़ेगा। तो 2 की पावर n हो गया। तो x कितना हो गया? 2x हो गया। 2 की पावर n हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 की पावर n अपॉन 2, दैट इज 2 की पावर n-1। अब आप ये बोल सकते हो कि सर x की वैल्यू ये है। तो आपने बोला सर x की वैल्यू ये है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या सर? तो मैंने यार बोला बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ये होता है 2 की पावर n-1 होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या ऑड का भी हो सकता है क्या? मैंने कहा यार बिल्कुल हो सकता है, दोनों इक्वली तो हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टी और बना दो। बोलो यस या नो, क्लियर है मेरी बात? एक लास्ट का भी फील दिया जाएगा, तो मैं टेंशन मत लो, ठीक है? एक लास्ट प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है, कल को और आपसे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे मैं क्वेश्चन दूंगा 5 से 0, मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है? 11 से 0, 11 से 2, E1 का करना चाहता है, 11 से 4, ऐसे ही पूछेगा।
कि बेटा इसका सम बता दो, तो आप सिंपल करना भाई 2 की पावर n-1 होता है, आप कह रहे हो n11 है, तो लो भाई 11 निकाल दो, यानी आंसर आ गया। ऐसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब एक और डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा, दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन आती है। ये पहले हम कराते नहीं है क्योंकि पहले बायनोमियल कराते हैं, उस टाइम डिफ्रेंशिएशन आती नहीं है बच्चे को, तो उस टाइम हम छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। बट अब तो आपको आती है तो वो उसको भी दिखाना पड़ेगा। NC0, NC1x, NC2x², NC3, और ये मैं कंप्लीट बाइनोमियल सिखा रहा हूँ, याद रखना जितना भी मैंने अभी तक कराया है ना सब कंप्लीट है। तुम चाहो तो किसी से भी अपना कंपटीशन भी कर सकते हो, ठीक है, जो पढ़ रहा है, ठीक है। आप डिफरेंस, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार बताओ ये चीज कांस्टेंट है क्या? NC0 क्या कांस्टेंट है? क्या NC1 कांस्टेंट है? यस और नो जल्दी से बोलो। क्या सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट हैं क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। ऑब्वियस है सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ मैं। तो बेटा ये एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट होगा, और बच्चे बच्चे को पता है एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx(n-1) होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n x पूरा होगा, n-1 होगा, बट एक्स नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इधर आ जाओ भाई, NC0 अकेला पड़ गया और कांस्टेंट है, 0 आ गया। NC1 कांस्टेंट है और पीछे x लिखा है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं 2x का डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर आएगा सर 2 होगा। तो वैसे यहाँ पे NC1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे NC1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x² का 2x हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, NC3 3x² हो जाएगा, प्लस, और लास्ट में क्या आएगा, ध्यान सुनेंगे, NCn nx(n-1) आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं इसे, NC1 NC2 मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, अब मैं बोला ऐसा करो भाई, एक्स ये डाल लो ना, 2 डाल 1 डाल दो, एक्स ये क्या डाल दो बेटा, 1 डाल दो। जैसे मैं 1 डालूंगा तो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, n 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 की पावर n-1, ये क्या आ जाएगा, NC1, यहाँ पे 1 डालूंगा तो 2 इंटू NC2, यहाँ पे 3 बन जाएगा तो 3 इंटू NC3, तो एक पैटर्न फॉलो करने लगेगी, 4 इंटू NC4, और लास्ट में यहाँ पे अगर मैं 1 मतलब एक्स से 1 डालूंगा ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n इंटू NCn, तो बेटा एक नई प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास। तो इसको थोड़ा अच्छे से, इसको एक अच्छा सा फॉर्म दे देते हैं, 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, 4 इंटू NC4, और n इंटू NCn। तो एक नई प्रॉपर्टी हो गई जो लास्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन तक आता है। तो इस पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, वो कैसे देखना ध्यान से, 1 इंटू 10C1, 2 इंटू 10C2, 3 इंटू 10C3, और कह रहा है भाई यहाँ तक जा रहा है 10 इंटू 10C10। तो आप बोलो भाई आंसर कितना है, तो ये बाकी तो सॉल्व करते करते मर जाएगा, ठीक है, इतना लंबा जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता, और उसको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है n इंटू 2 की पावर n-1 होती है, तो वो कुछ नहीं करेगा, n की जगह 10 डाल देगा। बट एक कंडीशन याद रखना, n तक जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 2 की पावर 10-1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 की पावर 9, ये आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है सबको या नहीं है वाली बात? क्लियर है सबको क्या है? यस। चलो एक दो क्वेश्चन फिर बता दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट 10C1
10C3, 10C5, 10C9। आंसर बता दो कितना आएगा। बस कॉम ऐसे कर देना, 2 की पावर ऐसे लिख देना, बस समझ जाऊंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ऑड का सम है भाई, ऑड का है, तो 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 10 - 1 है, 2 की पावर 9, पहले का आंसर है। सेकंड का आंसर बताओ भाई। सेकंड का आंसर 15 × 2 की पावर 214। देखो भाई, पहली बात तो ये सीरीज 15 तक जा ही नहीं रही है, पहली बात तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकते, बट मुझे तो फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने क्या करा, 15 से 15 ऐड कर दिया और 15 से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। और अब देखो, ये 0 से स्टार्ट हो गए, 15 तक चली गई, यानी इसका आंसर होता है 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 15 माइनस 15 से 15। और सब बच्चे को पता है 15 से 15 1 होता है, तो आंसर आ गया 2 की पावर 15 - 1। बोलो क्लियर है वाली बात सबको।